आज हम लोग बात करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो ये क्या होता है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यदि कोई स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये जैसे स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, और यदि आप अनंत से कोई आवेश को, अनंत से किसी आवेश को आप यहाँ तक लेकर के आ रहे हो, सपोज आप पॉइंट ए तक लेके आ रहे हो तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से लेकर के आने में आपको इस विद्युत बल के विरुद्ध, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र आपका ये है, ठीक है, इस तरीके का है, इसकी दिशा जो है बाहर की तरफ है। और जब आप अनंत से इस चार्ज को, इस आवेश को यहाँ तक लेके आओगे तो ये क्या करेगा, इस आवेश को ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप फिर भी बाह्य बल लगा करके या एफ एक्सटर्नल लगा करके इसको इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ए बिंदु तक लाओगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। ये जो कार्य है वो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो कार्य है यही आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा क्या है, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि इसमें क्या किया गया, इसमें एक आपका प्लस Q1 है और प्लस Q1 है, तो प्लस Q1 जैसे ए बिंदु पर है, ठीक है। तो प्लस Q1 ए बिंदु पर है तो इसकी एक यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, इसका ई बिंदु पे, मतलब इसका एक जो है, इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा इसका यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो, आप अनंत से Q2 को यहाँ पे ला रहे हो बी बिंदु पे, ठीक है। तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ, यही जो कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य जो है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक, बस समझ में आ गई। अब देखो, अब जो है तो कार्य अनंत से Q2 तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपको पता है W बराबर होता है V इंटू Q2, ठीक है। और V क्या होगा, V होता है पोटेंशियल, तो V इक्वल टू आप लिख सकते हो VB माइनस V इन्फिनिटी, अनंत से ला रहे हो ना, अनंत से ला रहे हो B तक, तो VB माइनस V इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय Q2, ठीक है। तो V इन्फिनिटी आपका हो जाएगा 0, अनंत पे विद्युत विभव आपका 0 होता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू VB, ठीक है। अब B बिंदु पर A की वजह से विद्युत विभव होगा यहाँ पे, ठीक है। B बिंदु पर A की वजह से विद्युत विभव होगा, तो किसी भी बिंदु पर r दूरी पर किसी भी आवेश के द्वारा कितना विभव होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है V इक्वल टू KQ, या जैसे Q1 है तो KQ1/R, ठीक है। तो Q1 की वजह से R दूरी पर B बिंदु पर विभव, ठीक है। तो ये आपका B बिंदु यानी VB इक्वल टू KQ1/R होगा, क्योंकि B पर विभव किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो KQ1/R, ठीक। तो अब जो है W इक्वल टू VB इंटू Q2 था, तो VB की जगह आप ये वैल्यू उठा के रख दो, तो आ जाएगा KQ1 Q2/R। इसका मात्रक जूल ही होता है, ठीक, क्योंकि ये विद्युत, ये जो है ये क्या है, किया गया कार्य है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल, ठीक है। तो देखो ये इसका सीधे सीधे यही इसका एक्सप्रेशन आ गया,
ठीक, बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। देखो दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तब उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत यदि एक दूसरे से दूर ले जाने में स्वयं निकाय से कार्य प्राप्त होता है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। घटने बढ़ने का ये मतलब है कि जब आप क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो आप जो है आप ज़्यादा बल लगाओगे, ठीक है भाई। जैसे आपको स्कूल आना है, स्कूल आने में आप साइकिल से आ रहे हो तो साइकिल सामने से हवा आ रही है, लेकिन आप बढ़े जा रहे हो स्कूल की तरफ तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, बात समझिएगा। इसके विपरीत यदि आपको पीछे से हवा आ रही है, ठीक है, तो आप एक पैडल मारोगे तो आपको 2 पैडल के बराबर काम मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब आप बल कम लगाओगे लेकिन आप ज़्यादा दूर तक जाओगे, तो आपकी ऊर्जा आपको कम लगानी पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा आपकी घटती है। इससे आप ये समझ सकते हो, बात समझ में आ गई। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस दशा में उन्हें परस्पर समीप लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा दूर ले जाने पर बढ़ती है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि यदि हमें तीन जो है 3 निकाय, यहाँ तो हमने 2 बिंदु आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा निकाली है। अब यदि 3 बिंदु आवेश हैं तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो इसका डेरिवेशन जो है आपको हम अभी यहाँ पे ऐसे समझा देते हैं। एक नेक्स्ट पेज पे मैंने जो है किया हुआ है, समझिएगा। जैसे कि सपोज जैसे कि ये आपका प्लस Q1 है ए बिंदु पर, तो यहाँ से आपने क्या किया, अनंत से आप चार्ज को लेके आए बी बिंदु पर, यहाँ पे क्या है Q2, ठीक है, Q2 को लेके आए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R12, ठीक। देखो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे R12 है। ऐसे ही आपने क्या किया, अब आप तीसरे आवेश को लेके आए C पर, ये है Q3, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो R1, तो A और C के बीच देखो Q1 और Q3 है तो इनके बीच की डिस्टेंस R13 है। Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R23, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यही इसमें किया गया है, ये हमारे समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर आप किसी क्षेत्र में, जैसे कोई क्षेत्र, अब देखो जो A है, Q1 को अनंत से लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो U1 बराबर हो जाएगा 0। अब क्यों 0 होगा, सबसे पहले हम A को लेके आए थे, तो A को अनंत से लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, सपोज अब देखो, आप पहले ये देखो, पहले कोई खाली मैदान पड़ा है तो वहाँ पे आप जाके खड़े हो गए, तो वो आपका एरिया हो गया, आपका वहाँ पे कोई विरोध करने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है, तो वो आपका एरिया हो गया। तो आपने कोई कार्य नहीं किया लेकिन आपको वो सारा क्षेत्र आपको मिल गया। तो ऐसे ही ए का हाल है, ए आके वहाँ पे खड़ा हो गया तो ए का वो क्षेत्र बन गया। ए ने कोई कार्य नहीं किया लेकिन उसको वो क्षेत्र मिल गया, ठीक है, तो उसका जो वर्क डन है या कार्य है वो 0 है, इसीलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है। लेकिन जब आप Q2 को लेके आए अनंत से, तो Q2 को जब लेके आए तो आपको ए ने क्या किया, जब वैसे वहाँ पे दूसरा बंदा कोई आएगा उसी क्षेत्र में, तो पहले वाला जो है वहाँ पहले से जमा हुआ है वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो क्या करेगा, ठीक, वो ये कहेगा भैया थोड़ी दूरी पे जाके अपना कहीं पे कोई ज़मीन देख लो, वहीं पे जाके तुम अपना बना लो, ठीक है। तो R12 दूरी पे उसने Q2 ने आके अपना एक क्षेत्र विकसित कर लिया, ठीक। अब क्या हुआ, तो यानी Q2 जब आएगा तो उसको Q1 के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। Q2 के केस में ये आप देख चुके हो, इसका फॉर्मूला आप 1/4πε0 Q1 Q2/R निकाल चुके हो। 2 बिंदु आवेशों के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तीसरा आया तो क्या करेंगे, जो पहले वाले दोनों हैं Q1 Q2 ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों कोशिश करेंगे Q3 को भगाने की।
लेकिन फिर भी वो बेचारा अपना कुछ ना कुछ करके छोटा सा टुकड़ा उसको ले लेगा। तो देखो, तो Q3 पर जो इफेक्ट आएगा वो A की वजह से भी आएगा और B की वजह, यानी कि Q1 की वजह से भी आएगा और Q2 की वजह से भी आएगा। ठीक है, तो अब देखो U2, अब हमको U2 निकालना है। तो U2 आप दो बिंदु आवेशों के लिए निकाल चुके हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? अनंत से B बिंदु तक Q2 को लाओगे तो W क्या हो जाएगा? B बिंदु पे ला रहे हो, किसको ला रहे हो? Q2 को, Q2 को लाए हो। तो लाए हो VB इंटू Q2, ठीक है। अब Q2 को आप ऐसे ही लिख दो और VB की जगह क्या लिख दोगे? VB माइनस V इन्फिनिटी, वही सेम बिल्कुल। तो यहाँ से, और VB की वैल्यू क्या है? B बिंदु पर A की वजह से विभव कितना है? KQ1 अपॉन R12, ठीक है। तो W बोलो या U2 बोलो, तो U2 की वैल्यू आ जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे समझ में, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही अब क्या करना है? अब हमें निकालना है इसकी वजह से। तो इसकी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R12, ठीक। अब हमें किसकी वजह से निकालना है? C पे निकालना है। तो किसकी वजह से निकालेंगे? A और B की वजह से। तो U3 बराबर हो जाएगा VC इंटू, आप चाहे VC इंटू Q3, ठीक है। तो VC की वैल्यू क्या है? VC माइनस V इन्फिनिटी। VC की वैल्यू क्या है? VC माइनस V इन्फिनिटी, VC माइनस V इन्फिनिटी हो गया, ठीक। अब देखो, अब VC क्या है? VC पे जो पोटेंशियल है वो A की वजह से भी है, प्लस VC पे जो पोटेंशियल है वो B की वजह से भी है, ठीक है। तो ये दोनों पोटेंशियल हमको लिखने, दोनों विभव हमको लिखने पड़ेंगे। तो VC A लिखना पड़ेगा और VC B लिखना पड़ेगा, ठीक। तो VC A का मतलब क्या है? Q3 पे या C पे पोटेंशियल A की वजह से। तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन R13, ठीक है। ऐसे ही CB क्या हो जाएगा? KQ2 अपॉन R23, ठीक। ये देखो, ये मैंने किया है, वही डायग्राम है। तो U3 पे VCA प्लस VCB की वैल्यू क्या है? KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23। इन दोनों को जोड़ देंगे तो U3 आ जाएगा। अब Q3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दें तो U टोटल क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U1 आपका है 0 प्लस U2 क्या है? KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस U3 क्या है? KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, ठीक। तो यही आपका डेरिवेशन, यही फाइनल एक्सप्रेशन था। अगर मान लो एक चौथा आवेश भी होता तो यहाँ पे KQ1 Q4 अपॉन R14, KQ2 Q4 अपॉन R24 प्लस KQ3 Q4 अपॉन R34। अब देखो इसको समझना कैसे है। इसमें देखो U1 के लिए 0 है, ये बात समझ में आती है। U2 को मतलब आप B बिंदु पे Q2 को लेके आ रहे हो, तो ये किसके साथ है? Q1। इसका अपोज किसने किया होगा? Q1 ने। तो Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक। अब U3 को लाए हो, यहाँ पे U3 को लाए हो, तो U3 को अगर लाए हो तो इसका अपोज किसने किया होगा? Q1 और Q2 ने। तो देखो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ऐसे ही जब आप Q4 को लेके आए हो तो उसका अपोज
3 ने किया होगा, 1 2 3 ने, तो एक बार 1 के साथ, एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ। तो k q1 q4 अपॉन r1 4, k q2 q4 अपॉन r2 4, k q3 q4 अपॉन r3 4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देखो, यही आपका एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। तो इसमें k जो है आपका, k आपका कॉमन आ गया, और पहला वाला u1 वाला तो टर्म गायब हो गया। तो इसमें आपका आएगा 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12, q2 q3 अपॉन r23 प्लस q1 q3 अपॉन r13। ओके, थैंक यू।